हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 20 में 30 डे की जो इंपॉर्टेंट नोट सीरीज चल रही है उसमें हम पॉइंट नंबर 522 पे हैं। आज का जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो मैक्स रेट ऑफ एफ्लुएंट एप्लीकेशन ऑन ग्राउंड होता है। जो हमारा सेप्टिक टैंक से जब सीवेज हमारा निकलता है, एफ्लुएंट जो निकलता है उसको जो ग्राउंड पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, उसकी जो लगूनिंग करते हैं तो उसका जो एप्लीकेशन रेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो 204 अपॉन अंडर रूट में टी। ये टी क्या है? टाइम पीरियड है मिनट्स में, ठीक है। ये टी मिनट्स का मतलब क्या है? ये परकोलेशन रेट है। टी टी जो मिनट्स में रिप्रेजेंट कर रहा हो क्या है? परकोलेशन रेट है। परकोलेशन रेट का क्या मतलब है कि जो सीवेज को अगर हम छोड़ दें तो 1 सेंटीमीटर पिनट्रेट करने में ग्राउंड में जो समय लगेगा मिनट्स में, उसी को क्या बोलेंगे? परकोलेशन रेट बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी यूनिट्स क्या होगी? लीटर पर मीटर स्क्वायर पर डे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। फिर उसी चीज़ को देखिएगा, अगला परकोलेशन रेट मैंने डिफाइन किया है कि टाइम रिक्वायर्ड इन मिनट्स बाय सीवेज एफ्लुएंट टू सीप इनटू ग्राउंड बाय 1 सेंटीमीटर डेप्थ, ठीक है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट है कि ऑर्गेनिक लोडिंग रेट जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर ऑफ लोकेशन पे। और टेम्परेचर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन पे, ठीक है। तो OLR किस पे डिपेंड करेगा? लैटिट्यूड ऑफ द लोकेशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। फिर अगली चीज़ है कि स्लज बल्किंग से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। देखिए, अगर स्लज बल्किंग बढ़ेगी, है ना, तो बल्किंग बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि उसकी सेटलेबिलिटी घटती जा रही है, तो लॉस ऑफ एनालिसिस फ्रॉम द सिस्टम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे लॉस ऑफ एनालिसिस बढ़ेगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? घट जाएगी, है ना। इसीलिए स्लज बल्किंग रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर जो अगला पॉइंट है कि जो स्कावर डेप्थ होती है, देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है लोगों को कि दो प्रकार की स्कावर डेप्थ होती है। एक तो रेजिम स्कावर डेप्थ होती है, एक नॉर्मल स्कावर डेप्थ होती है। इसको यूज़ कब करना है? तो जब क्वेश्चन लिखे कि रेजिम, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब उसने लिख दिया कि रेजिम स्कावर डेप्थ हमें निकालनी है तो 0.473 Q/F⁻³ हो जाएगा। लेकिन जब उसने हमें से रेजिम लिखा ही नहीं है, सिर्फ हमें स्कावर डेप्थ हमसे पूछी है, तो हम क्या करेंगे? 1.35 Q²/F⁻³ हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि जो रेजिम स्कावर डेप्थ है ये कब इस्तेमाल करते हैं? जब जो रिवर की विड्थ है वो किसके बराबर हो जाती है? वाटर वे के बराबर होती है। लेसी वाटर वे जिसको बोलते हैं ना, जब लेसी वाटर वे कब बोलते हैं कि जब जो चैनल है वो किस में है? वो रिजिम में है। तो रिजिम में है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिवर का जो वाटर वेट है वो किसके बराबर हो जाएगा? वेटेड पेरीमीटर के बराबर 4.75 अंडर रूट Q के बराबर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रेजिम स्कावर डेप्थ और नॉर्मल स्कावर डेप्थ में डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर जो अगला पॉइंट है कि एडवांटेज ऑफ कास्ट आयरन इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। देखिए, जो कास्ट आयरन की जो पाइप हम यूज़ करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि उसको मेंस पंपिंग में ही इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर क्या चीज़ है कि वो चीपर होती है, ठीक है। रेजिस्टेंट करोजन, जो रेजिस्टेंट टू करोजन होती है, काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होती है ना। इसलिए क्या करते हैं इसको? इसीलिए इसको कास्ट आयरन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर अगला जो पॉइंट है कि हमारा कि जो जियोलाइट मेथड है वो कॉस्टली कब हो सकता है। देखिए, हमें पता है कि जियोलाइट मेथड क्या करता है? एकदम जीरो हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। तो जियोलाइट हार्डनेस जो रिमूवल मेथड है वो कॉस्टली कब हो सकता है? जब उसमें क्या प्रेजेंट हो? जो वाटर जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उसमें आयरन और मैग्नीज अगर प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा? जो जियोलाइट होता है वो रीजनरेट नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? ये कॉस्टली मेथड बन जाता है, क्योंकि बार बार हमें न्यू जियोलाइट यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। फिर नादिर पॉइंट और जेनिथ पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, नादिर पॉइंट क्या है कि जो ठीक ऑब्जर्वर के वर्टिकली नीचे लाई करता है सेलेस्टियल स्फीयर पे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? नादिर पॉइंट कहलाएगा। और अगर जेनिथ पॉइंट की बात करें तो ठीक इसके वर्टिकली जो ऊपर जो पॉइंट स्फीयर पे लाई करेगा, वर्टिकली अबव या प्लम लाइन जिसको बोलेंगे, तो क्या होगा? वो जेनिथ पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नादिर पॉइंट वर्टिकली बिलो, जेनिथ पॉइंट वर्टिकली अबव, ठीक है। फिर बात करें अनविन्स फार्मूला, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हम प्लेट की थिकनेस दे दी है, ठीक है, हमें 2 प्लेट दिया है कि जिसको हमें जोड़ना है, और हमसे पूछ दिया कि मिनिमम डायफ और रिवेट कनेक्शन क्या हो सकता है, तो हमें याद होना चाहिए फॉर्मूला कि 6.01 इंटू में अंडर रूट T ऑफ थिनर थिकनेस वाली जो प्लेट होगी उसका हमें थिकनेस यहाँ पे पुट करना है, ध्यान रहे, ठीक है। अगर मान लीजिए 10 mm और 8 mm दिया है तो यहाँ पे 8 mm रखेंगे, ठीक है। और 6.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? मिनिमम डाया ऑफ रिवेट कनेक्शन आ जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर जो अगली बात है कि डेड लोड ऑन रूफ ट्रस कितना होता है, तो देखिए इसका एक अप्रॉक्सीमेट फार्मूला, अगर हमें स्पैन दिया हो तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होता है? वो स्पैन बाय 3 + 5 इंटू में 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। ये क्या है? ये अप्रॉक्सीमेट फार्मूला क्या होता है? स्पैन बाय 3 + 5 अंडर रूट में 10
पास्कल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है कि हमें स्पैन दिया हो तो हमसे पूछ ले कि डेड लोड ऑन द रूफ ट्रस कितना होगा, ठीक है। फिर बात करें कि अगर जो डी/टी का जो रेशियो होता है जो हम स्टिफनर्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अगर वो लेस देन 400 बट ग्रेटर देन 250 है, ठीक है, तो जो स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं वो किस ऑर्डर में प्रोवाइड करते हैं। तो देखिए एंड बेरिंग स्टिफनर हम लगाएंगे ही, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर लगाएंगे, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर लगाएंगे, ठीक, कहाँ पे लगाएंगे, 0.2 डिस्टेंस फ्रॉम कॉम्प्रेशन फ्लैंज, ठीक है। देखिए ये देखिए मान लीजिए है तो ये कॉम्प्रेशन फ्लैंज है हमारा, ठीक है, तो इससे 0.2 डिस्टेंस पे हम एक लगाएंगे लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर कहाँ लगाएंगे, न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एंड बेरिंग स्टिफनर प्लस इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्लस 2 लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनर, ठीक है, 1 एट न्यूट्रल एक्सिस एंड 1 एट 0.2 डेप्थ फ्रॉम द कॉम्प्रेशन फ्लैंज, ये लगाएंगे, ठीक है। फिर बात करें जो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होता है वो कैसे कैसे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर कॉम्प्रेशन हो चाहे टेंशन हो, ड्यू टू डेड लोड है, ठीक है, मतलब रिवर्सल एक्सपेक्टेड है और डेड लोड एंड लाइव लोड है, ठीक है, मतलब रिवर्सल एक्सपेक्टेड अदर देन विंड लोड और अर्थक्वेक लोड, तो उस केस में मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो क्या हो सकता है, 180 हो सकता है, ठीक है। फिर अगर बात करें कॉम्प्रेशन है और अर्थक्वेक और विंड लोड एक्सपेक्टेड है तो कितना हो सकता है, 250 हो सकता है। फिर कॉम्प्रेशन है और टॉर्शनल बकलिंग एक्सपेक्टेड है तो क्या होगा, 300 होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर टेंशन है और रिवर्सल ड्यू टू अर्थक्वेक और विंड लोड एक्सपेक्टेड है तो क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा। प्योर टेंशन मेंबर है लाइक केबल है तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेसिंग इन हैंगर होगा तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। लेसिंग है तो 145 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो अगली चीज़ आती है कि डिफ्लेक्शन इन टिम्बर बीम्स, ठीक है। तो देखिए टिम्बर बीम्स के 3 प्रोविज़न है, तीनों हमें याद रखने हैं कि अगर जो बीम है वो ब्रिटल मटेरियल को सपोर्ट कर रही है, अगर टिम्बर बीम है और वो ब्रिटल मटेरियल को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्पैन बाई 480 से ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अदर बीम्स है तो स्पैन बाई 360 हम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रिटल मटेरियल लिखा हुआ इसलिए क्या है, डिफ्लेक्शन लिमिटेड की गई है, स्पैन बाई 480 और अदर बीम्स के लिए स्पैन बाई 360। लेकिन अगर कैंटिलीवर बीम है तो स्पैन बाई 225 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा कैंटिलीवर के लिए स्पैन बाई 225 हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करें डिफरेंस बिटवीन डच बॉन्ड एंड इंग्लिश बॉन्ड, तो दोनों में देखिए एक मेजर डिफरेंस है जिसे आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो दोनों अलग अलग बॉन्ड नहीं है, डच बॉन्ड एक इंग्लिश बॉन्ड का ही मॉडिफिकेशन, लेकिन मेजर डिफरेंस क्या है कि जो इसमें 3/4 ब्रिक यूज़ होता है, कहाँ पे, इन अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेचर कोर्स है तो इसके बाद फिर हेडर कोर्स आएगा, फिर स्ट्रेचर कोर्स आएगा, तो एवरी अल्टरनेट स्ट्रेचर कोर्स में क्या 3/4 ब्रिक इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं इंग्लिश बॉन्ड में हेडर कोर्स में इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि डच बॉन्ड में 3/4 ब्रिक यूज़ हो रहा है और इंग्लिश बॉन्ड में क्वीन क्लोजर यूज़ हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ की जो ब्रिक वो यूज़ हो रहा है वो किस में यूज़ हो रहा है, स्ट्रेचर कोर्स में, किस में, डच बॉन्ड में, और इंग्लिश बॉन्ड में हेडर बॉन्ड में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर जो अगली चीज़ है कि जो रबिश होता है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंक्लूड करते हैं। रबिश में देखिए पेपर, रैक्स, लेदर, रबर, ग्लास, कैंस, ब्रिक्स, सेरेमिक्स एटसेट्रा चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। गार्बेज में सालेज हम इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट एशेज, इसमें एशेज नहीं इंक्लूड होती है, ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार हमसे पूछ देता है कि एशेज़ किस में आती है, तो आप ध्यान रखिएगा कि एशेज़ रबिश में इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। देखिए एक्सक्लूड्स गार्बेज एंड एशेज़, ठीक। और ये जनरेट कहाँ से होता है, हाउस होल्ड से भी जनरेट हो सकता है, इंस्टीट्यूशन से भी जनरेट हो सकता है और इस्टेब्लिशमेंट से भी, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 50 से 400 kg पर मीटर की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रबिश है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, बल्क डेंसिटी 50 से 400 kg पर मीटर क्यूब, ठीक। फिर एक अगला क्वेश्चन है कि जो इंडियन वेस्ट है उसमें किसका कितना परसेंट लगभग होता है, तो गार्बेज का परसेंटेज लगभग कितना होता है, 45%, रबिश का होता है 15%, एशेज का भी होता है 15%, और उसके अलावा बाकी डस्ट, सिल्ट, सैंड कितना होता है, 25%। तो ध्यान रखिए गार्बेज कितना होता है, 45%, रबिश कितना होता है, 15%, एशेज कितना होता है, 15%, ठीक है। डस्ट, सिल्ट, सैंड कितना होता है, 25%, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जो आता है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट और हैंडलिंग रूल्स बनाया गया था वो किस ईयर में पास किया गया था, वो किस ईयर से, 1998 में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सभी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जल्दी अगला वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।